So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 9 दैट इज़ बायोमोलिक्यूल विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, इसमें से आपके नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और जेके बोर्ड में मैक्स टू मैक्स 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें. ठीक है, शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है आपके बोर्ड के लिए. ठीक है बच्चे, जैसे हम लोग इसमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें देखेंगे, मतलब एनसीईआरटी की एक एक वर्ड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री के साथ रिलेट करता है ये वाला चैप्टर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बेसिक भी नहीं है जिसको केमिस्ट्री का, उसको भी हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझा लेंगे टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स हमारे काम के होंगे इस टॉपिक में. ठीक है, उन चीज़ों पे हम अच्छे से बेसिक से चीज़ें बताएंगे और सबको समझ आएगा. बट एक काम करना है कि सभी बच्चे थोड़ा सा अच्छे से इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे चीज़ों को पकड़ना सीखें. ठीक है बेटा, देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ है तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी होती है वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है बच्चे? बायोस्फीयर का मतलब है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी अर्थ पे प्रेजेंट है, अर्थ पे, वाटर पे, एटमॉस्फेयर में, तो ये सभी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. तो हमारे बायोस्फीयर में जितने भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब इन ऑर्गेनिजम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इनमें वेरिएशंस हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं. क्वेश्चन एक अराइज होता है हमारे माइंड में कि आल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल. क्या ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी सेम केमिकल से बने हुए हैं, है ना? तो आंसर है यस. कैसे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं. ठीक है बेटा, वो हाइड्रोस्फीयर के ऑर्गेनिज्म हों, लिथोस्फीयर मीन लैंड पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हों, एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हों, तो इन सभी की बॉडी के जो सेल्स है वो किससे बने हैं? किससे बने हैं? उनकी कंपोजिशन जो है वो केमिकल है. ठीक है बेटा, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और उस सेल की जो कंपोजिशन है वो केमिकल है. ठीक है बेटा, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड यू हैव लर्नड इन द केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड. ठीक है बेटा, इफ़ वी परफॉर्म सच एनालिसिस इन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखने आपने कि जब हम ये एनालिसिस करने लगे कि जो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो या बायोस्फीयर में जो हमारे पास वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो जब इनके सेल की कंपोजिशन हम पढ़ने लगे, है ना, वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या माइक्रोबियल सेल्स हो, ठीक है, तो हमने एक चीज़ उसमें बहुत सिमिलर देखी जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एंड सेवरल अदर मैनी मोर. बट ये तीन जो एलिमेंट थे बच्चे, सभी ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको क्या दिखे थे? सिमिलर दिखे थे. ठीक है, इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन द पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट इन द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हैं और अर्थ के अंदर भी हैं. बस डिपेंड करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है और अर्थ में कम है. एक ये पॉइंट. दूसरा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ये तीन के तीन एलिमेंट कैसे होंगे? कॉमन होंगे. मतलब सभी एनिमल के अंदर ये तीन एलिमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर लिविंग है तो उसके अंदर ये तीन एलिमेंट होंगे ही होंगे. ठीक है, ये कैसे पता चला बच्चे? जब हमने क्या एनालिसिस करना शुरू किया? क्या एनालिसिस? केमिकल कंपोजिशन हमने स्टडी करना शुरू की. ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम है. सभी ऑर्गेनिज्म जो बायोस्फीयर में रहते हैं वो सेल से बने हुए हैं. जब हमने केमिकल एनालिसिस की तो हमने कौन कौन से प्लांट टिश्यू देखे, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट देखे, है ना, माइक्रोबियल बहुत सारे कॉलोनीज, बैक्टीरियल कॉलोनी देखी. तो हमने उसमें कॉमन चीज़ पाई क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इन सब में सेम है. अगर लिविंग कहलाएगा तो उसके अंदर ये तीन एलिमेंट सिमिलर होंगे. दूसरा पॉइंट हमने देखा, वी ऑब्टेन लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक दिस एंड respective content per unit mass of living day. If the same analysis is performed in the piece of earth crust, an example of non-living matter on obtained on the similar list. इसका मतलब ये होता है बच्चे, इसका मतलब ये है, देखो जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास क्या है? दो इंपॉर्टेंट लिस्ट है. डिफरेंस हमने देखना है ना अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी का.
इसमें से बोला जा रहा है कि हमारे पास दो लिस्ट है, एक अर्थ क्रस्ट की और एक ह्यूमन बॉडी की। ये अर्थ क्रस्ट की लिस्ट आ गई, ये ह्यूमन बॉडी की लिस्ट आ गई। इसमें जो एब्सोल्यूट टर्म है, नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, इनके बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस डिफरेंस किस में आएगा बच्चे, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी एलिमेंट की वो कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है बेटा, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, बट अर्थ क्रस्ट में कम होगा और ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म, नो सच डिफरेंस। एब्सोल्यूट अगर आप टर्म्स में देखोगे तो डिफरेंस कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है हाइड्रोजन, बट डिफरेंस ये है कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कम है और इसके अंदर ज़्यादा है बच्चे, 0.5 ज़्यादा है और 0.14 कम है। ठीक है, एक तो ये देखा हमने। दूसरा हमने देखा कि ये जो एलिमेंट है ये लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सिंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट में भी, एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द सिंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, दोनों में प्रेजेंट है। हाउएवर अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट, जब हमने इनको डिटेल में देखा बच्चे तो सामने क्या आया, रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज़ हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन अर्थ क्रस्ट। बोला कि जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है इन एलिमेंट की, उसके कंपैरिजन में ह्यूमन की बॉडी में इनका अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, जो हम टेबल पे देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आपने यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि हाई अमाउंट इनका अमाउंट, इन तीन का अमाउंट जो है वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है और अर्थ में कम है। और इनका जो अमाउंट है बच्चे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इनका अमाउंट अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है और आपकी ह्यूमन बॉडी में कम है। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे करके दो टेबल हम लोगों ने देख लिए। ऐसे बता रहा है कि सभी जो एलिमेंट हैं कंबाइन टू फॉर्म बायोमोलिक्यूल, ये सभी एलिमेंट को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं बच्चे, बायोमोलिक्यूल बनाते हैं। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है, फिर बाद में हम इसको पढ़ेंगे, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बता रहा है कि जो हमने एलिमेंट अभी टेबल 9.1 में पढ़े हैं, तो बोला कि ऑल दीज एलिमेंट इनका सोर्स क्या है, अर्थ ही तो है बच्चे इनका सोर्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सब जो हैं बच्चे ये मिल के क्या बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल कहलाएंगे। ये सब मिल के क्या कहलाएंगे, बायोमोलिक्यूल। बोल रहा है कि हाउ वी आइडेंटिफाई विच बायोमोलिक्यूल इन आवर बॉडी। बोल रहा है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर या हमारी बॉडी जो है वो किन मॉलिक्यूल से बनी हुई है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ वी आइडेंटिफाइड विच बायोमोलिक्यूल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कौन से बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। केमिकल एनालिसिस क्यों, क्योंकि जो केमिकल कंपोजिशन है बच्चे, केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या है, कुछ केमिकल के बेस पे सभी ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम है। लाइक जैसे कौन कौन सा, CH और O, ये क्या है, सब में सिमिलर है, और कुछ जो है वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो अब हम हमारी बॉडी के अंदर कौन से मॉलिक्यूल हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, उसका आंसर हम देख रहे हैं, विच इज़ केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस के लिए हमें क्या करना है बच्चे, सबसे पहले हम लिविंग टिश्यू लेंगे, या तो लिवर सेल लेंगे, लिवर टिश्यू लेंगे, या तो प्लांट सेल लेंगे, दैट इज़ प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मानो हमने लिवर सेल लिया, उसको क्रश किया, है ना, क्रश किया मोटर एंड पेस्टल के साथ। मोटर और पेस्टल क्या है, ग्राइंडर है बच्चे, उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो जैसे लिवर टिश्यू को हमने क्रश कर दिया बच्चे, तो क्रश करने के बाद हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना, अगर बच्चों याद है तुम लोगों को, बिना देखे ही बताना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो बच्चे हम केमिकल एनालिसिस में लिवर टिश्यू को क्रश करने के बाद मोटर और पेस्टल में क्या ऐड कर रहे हैं बच्चे, ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड। ठीक है, ये मोटर और ये पेस्टल है। ठीक है बच्चे, तो हम इसमें ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड ऐड कर रहे हैं। तो जब हमने ये ऐड किया तो हमारे पास एक थिक स्लरी सी बन गई, जिसको हम पेस्ट कहते हैं। थिक स्लरी सी एक पेस्ट बन जाती है। ठीक है, और फॉर्म पेस्ट ऑफ सेल, इस सेल की, जो हमारा लिवर सेल था, मानो जो लिवर टिश्यू थे, हमने ग्राइंड किया तो हमारे पास एक पेस्ट जैसी आती है। अब ये सेल के अंदर जो पेस्ट है बच्चे, ये क्या पेस्ट है, इसके सेल के ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लिवर टिश्यू को ग्राइंड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या होंगे, उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, यही चीज़ें हो सकती हैं बच्चे। ठीक है, फॉर्म थिक स्लरी पेस्ट, इनको मिला के तुम्हारी स्लरी बन गई है। अब क्या करेंगे बच्चे, अब इस स्लरी को, जो हमने स्लरी पेस्ट बनाया है, इस स्लरी को फिल्टर करेंगे कॉटन क्लॉथ से।
तो हमने ये कॉटन क्लॉथ ले आया है जिसको चीज़ क्लॉथ बोला है एनसीईआरटी ने, ठीक है। ये हमने कॉटन क्लॉथ लाया और नीचे हमने क्या रख दिया बच्चे, नीचे हमने बीकर रख दिया, ठीक है बेटा, हमने नीचे बीकर रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉटन क्लॉथ से पास कर रहे हैं क्या, ये जो स्लरी हमने बनाई है। तो कुछ चीज़ें इधर से फ़िल्टर होकर नीचे आ गई बच्चे, कुछ चीज़ें फ़िल्टर होकर नीचे आ गई इस बीकर में। जो चीज़ें फ़िल्टर होकर नीचे आ गई उनको हम लोग फ़िल्ट्रेट कहते हैं। फ़िल्ट्रेट का मतलब जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। ये वो फ़िल्ट्रेट है बच्चे जो क्या है, जो इस कॉटन से पास होकर नीचे आ गया। तो इसका मतलब इस पेस्ट में क्या क्या था, इस पेस्ट में आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड था बच्चे, है ना। तो इसका मतलब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ये मॉलिक्यूल जो हैं जो फ़िल्टर हुए हैं तो उसमें सॉल्युबल हुए हैं, वो तभी तो फ़िल्टर हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ें नीचे पास हो गई हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, ठीक है, और वो एसिड सॉल्युबल पूल होंगी क्योंकि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में वो सॉल्युबल हो गई होंगी, डिज़ोल्व हुई हैं, तभी तो पास हुई हैं बच्चे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिज़ोल्व होकर इस मेम्ब्रेन, इस पेपर, इस क्लॉथ से पास होकर बीकर में आ जाते हैं तो उनको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, या तो हम उनको क्या बोलेंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे बच्चे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ये हमारे एसिड सॉल्युबल पूल है, मतलब ये वो चीज़ है जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिज़ोल्व होकर पास हो गई है इस क्लॉथ से, ठीक है बच्चे, जो हमारा कॉटन क्लॉथ था। ये आ गया हमारा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। जो चीज़ें इससे पास नहीं हुई हैं बच्चे, क्लॉथ से जो चीज़ें पास नहीं हुई हैं इनको हम बोलते हैं रिटेंटेट। क्या बोलते हैं बच्चे, रिटेंटेट। रिटेंटेट वो होते हैं बच्चे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ये रिटेंटेट हैं आप, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये इस एसिड में जो हमने स्लरी में एसिड डाला था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो ये उसमें डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हम एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलेंगे इनको बच्चे, ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा है, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो हमने बायो मॉलिक्यूल को क्लासीफाई किया। दिस इज़ हाउ वी नो द डिवीजन ऑफ बायो मॉलिक्यूल इनटू टू टाइप। ऐसे हमने बायो मॉलिक्यूल को दो टाइप में क्लासीफाई किया, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चे, ये सिंपल शुगर होती है, मतलब जैसे मोनोसेक्राइड आ गए, डाईसेक्राइड आ गए। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे वहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। सेक्राइड का मतलब होता है शुगर और मोनो का मतलब एक, है ना, सिंगल शुगर यूनिट जिसको हम सिंपल शुगर कहते हैं। मोनोसेक्राइड ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, ठीक है। और जैसे आपका सुक्रोज जो होता है बच्चे वो डाईसेक्राइड होता है, दो शुगर यूनिट से बना हुआ, है ना, दो शुगर यूनिट, है ना, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ठीक है बेटा। तो हमारे पास सिंपल शुगर क्या है, जिसके छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन करके शुगर बनाते हैं। एक सिंपल चेन ग्लूकोज 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 की एक लंबी चेन बन गई जिसको हम सिंपल शुगर कह रहे हैं। और डाईसेक्राइड जिसमें दो मोनोमेरिक यूनिट हो सकते हैं, कौन कौन से, मतलब जब हम उसको सुक्रोज को हीट करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसके दो मोनोमेरिक यूनिट बनेंगे। एक क्या बनेगा आपका ग्लूकोज और दूसरा फ्रैक्टोज, वो हो गया डाईसेक्राइड, ठीक है। ग्लूकोज फ्रैक्टोज दो मोनोमेरिक यूनिट, है ना, और ग्लूकोज ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज की एक लंबी चेन से जो शुगर बनी है उसको हम सिंपल शुगर कहते हैं, राइट। अब आप बोलोगे सिंपल शुगर जो है वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। अमाइनो एसिड आ गए, न्यूक्लिक एसिड आ गए, ये क्या है हमारी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या बच्चे, जैसे पॉलीसेक्राइड शुगर, ऐसी शुगर जिसमें बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट हो सकते हैं, लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है बच्चे, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। प्रोटीन आ जाएगी बच्चे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, लिपिड आ जाएगी। तो आप याद रखना बच्चे, लिपिड जो होता है वो पॉलीमर नहीं होता है ना, लिपिड किसी का भी पॉलीमर नहीं होता है। जैसे प्रोटीन आ गई बच्चे, ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड का पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड कंबाइन करके एक लंबी चेन बनाएंगे जिसको हम प्रोटीन बोलेंगे। और न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के आपका न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल वाली, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो ये दो एग्जांपल्स आप याद रखोगे। अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होगा,
हाउ डज वन गो आउट फाइंडिंग द आंसर टू गेट आंसर, वन हैज़ टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस। ठीक है, केमिकल एनालिसिस में हमने क्या किया, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, वो वेजिटेबल प्लांट सेल हो सकता है या पीस ऑफ लीवर हो सकता है, उसको हमने ग्राइंड किया और ऐड कर दिया ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। यूजिंग मोटर एंड पेस्टल, उसमें जाके हमने ग्राइंड किया मोटर और पेस्टल में, है ना, जिसमें वो चटनी वगैरह बनाते हो। वी ऑब्टेन थिक स्लरी, ग्राइंड करने के बाद हमें क्या मिला, एक थिक स्लरी मिली। वी इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू चीज़ क्लॉथ, तो जो हमें स्लरी मिली तो उसको हमने क्या किया, स्ट्रेन किया, है ना, फिल्टर किया, किसमें, चीज़ क्लॉथ में या कॉटन में। वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस, हमें वहाँ पर 2 फ्रैक्शन मिलती हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। वन इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट, जिसको हम माइक्रोमोलिक्यूल कह रहे हैं। मोर टेक्निकली एसिड सॉल्युबल पूल, है ना, उसको टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। एंड द सेकेंड द रिटेंटेड, सेकेंड क्या है बच्चे हमारे पास, रिटेंटेड, तो अगर हम उसको टेक्निकली बोलें तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, राइट, विच इज़ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। साइंटिस्ट हैव फाउंड 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने तो देखे, बट इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गए, सोडियम, कैल्शियम, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हो गए, जो आप बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल में पढ़ रहे हैं, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो पैराग्राफ नंबर 3 आपका क्लियर हो गया बच्चे। अब हम लोग देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालिसिस इन लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बस इसका इतना ही, लास्ट इसकी ये डेफिनेशन यहाँ से करनी है, बाकी आपके काम करनी है, आपने इस पैराग्राफ को 12th में पढ़ना है। यहाँ से ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू, जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग टिश्यू से, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, बायोमोलिक्यूल। ये बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है बच्चे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई बेटा, है ना, ये चीज़ हमने समझ ली कि माइक्रोमोलिक्यूल क्या है और मैक्रोमोलिक्यूल क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर, हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इनऑर्गेनिक एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एंड कंपाउंड इन देम। हाउ डू वी नो दिस, हम कैसे इनको जान सकते हैं, बाय यूजिंग डिस्ट्रक्टिव मेथड। डिस्ट्रक्टिव मेथड का मतलब होता है स्लाइटली डिफरेंट, है ना, स्लाइटली डिफरेंट। डिस्ट्रक्टिव मेथड कैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे, ये जो हमने पहले मेथड किया है केमिकल एनालिसिस मेथड से, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव मेथड डिफरेंट होता है। बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन वन वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू से अ लीफ और लीवर, एंड दिस इज कॉल्ड वेट वेट एंड ड्राई वेट। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट सेल को क्या करेंगे, व्हेन कंपाउंड ड्राई इट, है ना, एक प्लांट सेल लिया हमने, उसको ड्राई किया बच्चे, ऑल द वाटर टू इज एवेपोरेट। मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्ट्रक्टिव मेथड क्या होता है ना। डिस्ट्रक्टिव मेथड से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्लांट सेल लिया, है ना, कि लीफ लेंगे, तो सबसे पहले उस लीफ को हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, सारा वाटर उससे एवेपोरेट करवाएंगे। फिर जो रिमेनिंग मटेरियल्स होता है वो हमारा ड्राई वेट देता है। एक किसी लीफ को आप जला लो और जो पीछे ऐश बचती है तो उसको आप ड्राई वेट बोल सकते हो। व्हेन टिश्यू फुली बर्न, जब टिश्यू फुली बर्न हो जाएगा, ऑल कार्बन कंपाउंड फुली ऑक्सीडाइज इन द गैसियस फॉर्म CO2 H2 एंड वाटर वेपर, व्हाट इज़ रिमेनिंग ऐश, उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव मेथड। तो आप लोग बोल सकते हो बच्चे कि जब भी हमें माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। बट जब हमें मिनरल्स निकालने हो, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हो लाइक ऐश, तो उसके लिए हमारा ऐश एक्सपेरिमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव मेथड। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है। डिस्ट्रक्टिव मेथड इस पहले वाले मेथड से थोड़ा स्लाइट डिफरेंट होता है ना। वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, लीफ और लीवर, दिस कॉल्ड वेट वेट, यहाँ तक तो समझ। एंड ड्राई इट, वेट वेट को हमने क्या किया, ड्राई किया, ऑल द वाटर एवेपोरेट्स, ठीक है, द रिमेनिंग मटेरियल्स गिव ड्राई वेट्स। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड एंड गैसियस फॉर्म CO2 वाटर एंड वेपर एंड रिमूव्ड। लाइक व्हाट इज द रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश, ठीक है, जो पीछे ऐश बची है। दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, उस ऐश में क्या होगा बच्चे, कैल्शियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है बच्चे, ठीक है।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो ये कहाँ पे दिखेंगे आपको बच्चे? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर। किस में? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल कंपाउंड। बट इसमें मिनरल्स तो आप बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में लगा सकते हो, बट वो एक डिस्ट्रक्टिव मेथड से बनते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो इसी के साथ ये हमारे 5 पैराग्राफ हो गए। अब 6 पैराग्राफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि 6 पैराग्राफ क्या है बच्चे आपका। ठीक है, तो बच्चे 6 पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।